प्यारे विद्यार्थी मित्रों, प्रथम बीकॉम हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने सूचित किया था कि आज की कक्षा में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में काल और उसके भेद पाठ्य भाग रखा गया है। आज हम काल का अध्ययन करेंगे। पिछले सेमेस्टर में व्याकरण के अंतर्गत हम ध्वनि, शब्द और फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इन सब का अध्ययन कर चुके हैं। क्रिया के अध्ययन में हम क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेदों का अध्ययन कर चुके हैं। क्रिया के अन्य भेद भी हैं। काल के आधार पर उनका अध्ययन हमें इस सेमेस्टर में करना है। जो तो शब्द भेदों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय, कुल मिलाकर विकारी और अविकारी इन दो वर्ग में 8 प्रकार के शब्दों का अध्ययन हम कर चुके हैं। और उनमें से जो विकारी वर्ग के अंतर्गत क्रिया है, क्रिया के भेद अलग अलग ढंग से होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन हम कर चुके हैं और इस सेमेस्टर में काल के आधार पर क्रिया के भेदों का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, काल जिसे अंग्रेजी में टेंस कहा जाता है, काल व्याकरण में अथवा भाषा की संरचना जो होती है, भाषा की जो स्ट्रक्चर होती है, और उसमें क्रिया का एक रूप है। काल क्रिया का एक रूप है और गति के कारण ये जीवन है। अगर गति ना होती तो जीवन ना होता। जहां गति है और वहां काल है। अगर गति नहीं है तो काल भी नहीं है। हम काल में बद्ध हैं, काल के बंधन में हैं। अपनी क्षुद्रता के कारण में गति है, चलनशीलता है। जहां गति नहीं होगी वहां काल नहीं होगा। काल को व्याकरण में हम अलग ढंग से देखते हैं, क्योंकि भाषा अपने आप में संसार में जो भी घटनाएं हो चुकी हैं अथवा हो रही हैं, उन सबको शब्द संकेत के माध्यम से अभिव्यक्त करने वाला एक साधन है भाषा। और इस तरह भाषा में बीती हुई बातों को अथवा जो घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं अथवा अभी हो रही हैं अथवा भविष्य में उनके होने की संभावना है, तो उन सब को हम यहाँ शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। किसी जानवर में ये शक्ति नहीं है, वह तो केवल वर्तमान काल में जीता है। लेकिन हम मनुष्य बीती हुई बातों का स्मरण करते हैं और अपने पूर्व ज्ञान का सदुपयोग करते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं और उसको भी एक रूप देते हैं। और इन सब का साधन है भाषा। और भाषा में क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। और क्रिया भूतकाल की है, वर्तमान काल की है और भविष्य काल की भी है। वास्तव में हम जीते हैं वर्तमान काल में। अभी जो कक्षा चल रही है, क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास, तो ये आज का क्लास आज का ही है। अभी जो चल रहा है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये समय वर्तमान काल है। अभी जो क्लास चल रहा है ये वर्तमान काल है। और इससे पहले जबकि क्लास शुरू नहीं हुआ था, हम अपने घर में कुछ खाना खा रहे थे, टिफिन कर रहे थे, और उससे पहले हम नहा रहे थे, तो उससे भी पहले सुबह होने से पहले हम सो रहे थे, अथवा कल रात को हमने खाना खाया था, तो कल की कक्षा में हमने कुछ किया था, अध्ययन किया था, वो सभी बीती हुई बातें। और आज जो चल रहा है तो वह अभी जो हो रहा है वर्तमान है। और भविष्य में दोपहर को क्या होगा, कल क्या पढ़ाया जाएगा, कल की कक्षा कौन लेगा, तो ये सभी तो हमारी कल्पनाएं हैं, अर्थात भविष्य का अंदाज है, भविष्य की संभावना, चांस है। तो इस तरह काल अखंड है, एक ही है, तो वर्तमान काल की भूतकाल की स्मृतियां होती हैं और भविष्य के संबंध में कल्पनाएं होती हैं। भूतकाल की स्मृतियां और भविष्य की कल्पना, इन दोनों को हम अपने साथ लेकर चलते हैं वर्तमान में। हम जीते हैं वर्तमान में। अभी जो बाहर बारिश हो रही है और यहाँ कक्षा चल रही है, ऑनलाइन कक्षा, ये वर्तमान काल है। तो इस तरह काल समय है। वस्तु की गति जहां होती है वहां काल होता है। वस्तु एक जगह से अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाए, स्थानांतरित होने में जो व्यवधान लगता है, अवधि लगती है, समय लगता है, उसे हम काल कहते हैं। भाषा में हम क्रिया की सहायता से इसको पुनर्निरूपित करते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ನಿರೂಪಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸ್ತೇವೆ, ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಹಿಂದಿನದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭೂತಕಾಲದ ರೂಪ, ಮುಂದಿನದನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ರೂಪ, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನಿरूपिसलिಕ್ಕೆ वर्तमान कालद रूप। तो इसलिए भाषा में वाक्य में कर्ता जो करता है और उसके द्वारा जो कर्म होता है, कर्ता द्वारा जो क्रिया होती है और क्रिया का समय हमें मालूम पड़ता है क्रिया के रूप से, तब हम उसे क्रिया का काल कहते हैं। तो काल की परिभाषा, काल की डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने तो होने के समय का बोध होता है, समय का ज्ञान होता है, उसे हम काल कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। काल क्रिया का रूप है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को हम काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। काल क्रिया का रूपांतर है और इससे हमें ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಬೋಧ ಹೋತಾ है। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಯಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತದೆ। काल की डेफिनेशन अथवा परिभाषा आप समझ चुके हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने अथवा करने के समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, उदाहरणों की सहायता से हम इसे समझेंगे। तो पहला जो उदाहरण दिया गया है इसमें दो वाक्य हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। और इन दोनों वाक्यों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि ये क्रिया अभी हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं, ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ। ಮೇಡಮ್ ಪढ़ा रही है, ಮೇಡಮ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेलते हैं, मैडम पढ़ा रही हैं, मैडम पढ़ाती हैं, ये सभी वर्तमान काल की क्रियाएं। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। दोनों वाक्यों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है, बच्चे खेल रहे थे भूतकाल में, अभी तो वो खेलने का काम पूरा हो चुका है। ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೇಡಮ್ पढ़ा रही थी, ಮೇಡಮ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। यहाँ था, थे, थी आदि हम देख सकते हैं, जिनसे हमें ये स्पष्ट हो जाता है, मालूम हो जाता है कि ये भूतकालिक क्रियाएं हैं, अर्थात ये क्रियाएं हो चुकी हैं बहुत पहले ही, और उसे हम भाषा की सहायता से निरूपित कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, ये भूतकालिक क्रियाएं हैं। फिर तीसरा उदाहरण देखेंगे, बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। बच्चे खेलेंगे, तो यहाँ भविष्य में होने वाली क्रिया का अंदाज लगाया जा रहा है, उसकी संभावना बताई जा रही, अर्थात ये क्रिया अभी हुई नहीं है, ये होगी, भविष्य में ये क्रिया होगी, तो इसका अंदाज हमें होता है। बच्चे खेलेंगे, ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವರು, ಮೇಡಮ್ ಪढ़ाएगी, ಮೇಡಮ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವರು। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಬರ್ತವೆ। ಹುಡುಗ ಓದುತ್ತಾನೆ, ಹುಡುಗ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ, ಓದುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ರೂಪ ಒಂದೇ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ। ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪ ಬೇರೆಯೇ ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಬರುತ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ वर्तमान काल को देख रही है, भविष्य काल को देख रही है, बढ़ के आपको। लेकिन हिंदी में ये बात नहीं है। वहाँ लड़का खेलता है वर्तमान काल है, खेलता था भूतकाल है, खेलेगा भविष्य काल। भविष्य काल में क्रिया का रूप अलग, वर्तमान काल में अलग, और भूतकाल में क्रिया का रूप अलग होता है। यहाँ बच्चे खेलेंगे, यहाँ बच्चे पुल्लिंग बहुवचन संज्ञा है, करता है, क्रिया का रूप भी कर्ता के अनुसार ही है, पुल्लिंग बहुवचन, बच्चे खेलेंगे। मैडम पढ़ाएंगी, तो यहाँ हिंदी में ये जो क्रिया के रूप हैं, खेलेंगे तो पढ़ाएंगे, तो इनसे भविष्य काल का बोध होता है, अर्थात ये क्रियाएं अभी नहीं हुई है, भविष्य में क्रियाएं होंगी। इस तरह काल के तीन भेद बनते हैं, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है, भविष्य काल फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है। अर्थात काल के इन रूपों से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जो समय अभी चल रहा है और उसे संकेतित करने के लिए क्रिया के जिन रूपों का उपयोग होता है, वो सभी क्रियाएं वर्तमान कालिक क्रियाएं हैं। और जो समय बीत चुका है और इसे संकेतित करने के लिए
क्रिया के जिन सभी रूपों का उपयोग किया जाता है उन सभी को भूतकालिक क्रिया कहते हैं। और जो आने वाला समय है, जो अभी आया नहीं है, भविष्य है, और भविष्य में जो क्रियाएं होंगी उन्हें सूचित करने के लिए, उन्हें संकेतित करने के लिए क्रिया के जिन सभी रूपों का उपयोग किया जाता है उन सबको भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। इस तरह काल के तीन भेद हैं: वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। अब इनमें से प्रत्येक का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम वर्तमान काल का हम अध्ययन करेंगे। वर्तमान काल क्या है, इसकी डेफिनेशन देनी, की परिभाषा हमें देनी। क्रिया के जिस रूप से चलते समय का अर्थात वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा। ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ क्रियारूप, ये क्रिया का रूप है। तो हमेशा याद रखिए कि काल क्रिया का रूप है। क्रिया के जिस रूप से हमें समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से चलते समय का बोध हो अर्थात वर्तमान समय का बोध हो तब उसे वर्तमान काल कहते हैं। ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತಿಸುವಂತಹ क्रियारूप ಅದು वर्तमान काल। यहाँ कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। यहाँ स्कूल जाती है यह भी वर्तमान कालिक क्रिया है, कर रहा है भी वर्तमान कालिक क्रिया है, सुन रहे हैं यह भी वर्तमान कालिक क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध होता है। अतः ये सभी क्रियाएं, क्रियाएं कौन सी हैं? सुन रहे हैं, कर रहा है, जाती है, ये तीनों क्रियाएं हैं। ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान समय में, चलते समय में इनके होने का बोध हो रहा है। ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಗಳು। पिताजी समाचार सुन रहे हैं वर्तमान कालिक क्रिया। पुजारी पूजा कर रहा है वर्तमान कालिक क्रिया। प्रियंका स्कूल जाती है वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया का मूल रूप, इसको हम धातु कहते हैं। आ, जा, बैठ, पढ़, सुन, कर, देख, ये सभी तो धातु हैं। और इन धातुओं के साथ ता, ते, ती, ती और फिर है, हैं सहायक क्रियाएं जोड़ देने से वर्तमान कालिक क्रियाएं बनती हैं। लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, लड़की जाती है, लड़कियां जाती हैं, लड़का जा रहा है, लड़के जा रहे हैं, लड़की जा रही है, लड़कियां जा रही हैं। जाता है, जाते हैं, जाती है, जाती हैं, जा रहा है, जा रहे हैं, जा रही है, जा रही हैं। है एक वचन है बहुवचन है। और फिर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन के अनुसार यहाँ रूप बनता है ता, ते, ती आदि। जो प्रत्यय यहाँ लगते हैं, ता अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं। ता, जाता है, आता है, देखता है, देखती है, देखते हैं। यहाँ इस तरह प्रत्यय और उसके साथ सहायक क्रियाएं है अथवा है सहायक क्रिया जोड़ देने से वर्तमान कालिक क्रियाएं बनती हैं। वर्तमान काल के भेद हम देखेंगे। तो पहले वर्तमान काल की परिभाषा हम जान चुके हैं। वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल चलते समय का बोध कराने वाला क्रिया का रूप है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया के होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान कालिक क्रिया के तीन भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल पहला भेद है। तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। फिर तीसरा प्रकार है संदिग्ध वर्तमान काल। ये तीन भेद हैं वर्तमान काल के। अब इनमें से प्रत्येक का अध्ययन हमें करना है, परिभाषा देखनी है, तो उदाहरण देखने हैं, इसको समझना है मुख्य रूप से। क्योंकि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तब क्रिया का प्रयोग अनिवार्य है, और क्रिया का प्रयोग करते समय वहां भूतकाल होता है, भविष्यत काल होता है, वर्तमान काल होता है। अगर काल के संबंध में हमें ठीक ठीक जानकारी नहीं है तो हमसे गलतियां हो जाती हैं बोलने में, लिखने में। संज्ञा के लिंग और वचन का परिणाम भी क्रिया पर पड़ता है, इसलिए क्रिया का लिंग और वचन के साथ साथ क्रिया का काल, क्रिया का वाच्य, ये भी तो हमें देखने हैं।
तो वर्तमान काल के तीन भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। इनमें से पहला प्रकार है वर्तमान काल का भेद है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का ये सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म। क्रिया का वो सामान्य रूप जिससे हमें क्रिया का वर्तमान काल में होने का बोध होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस सामान्य रूप से हमें उसके वर्तमान काल में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಇದು. वो आता है, वो देखता है, दादी माला जपती हैं, लड़के चलते हैं, लड़की गाती है, लड़की नाचती है, लड़कियां नाचती हैं, हम चलते हैं, इल्लेಲ್ಲ चलते हैं, आता है, देखता है, पढ़ता है, सुनता है, सुनती है, ये सभी क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो इनसे हमें यही मालूम पड़ता है कि ये वर्तमान काल में क्रिया के सामान्य रूप हैं। ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪಗಳಿಗೂ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ರೂಪಗಳಿಗೆ सामान्य वर्तमान काल ಅಂತ ಹೆಸರು। लिंग, स्त्रीलिंग, एकवचन, बहुवचन में उनके अलग अलग रूप बनते हैं, लेकिन यहाँ इनका रूप हम देख सकते हैं कि आता है, जाता है, पढ़ता है, ता है, की है, ते हैं, ती हैं, इनके साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ ये सभी जुड़ते हैं, ता है, ते हैं, ती है, ती हैं आदि जहां जुड़ते हैं समझना चाहिए कि वो सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया है। फिर दूसरा भेद है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इससे ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। तो तात्कालिक वर्तमान काल की क्रिया से हमें यही मालूम पड़ता है कि क्रिया अभी हो रही है, वो पूर्ण नहीं हुई है, वो अपूर्ण है, अभी अपूर्ण है, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ। तात्कालिक वर्तमान काल की क्रिया से हमें यही मालूम पड़ता है कि क्रिया वर्तमान काल में अर्थात अभी हो रही है, अर्थात यह क्रिया का वो रूप है जिससे वर्तमान काल में क्रिया की निरंतरता, कंटिन्यूटी, क्रिया की अपूर्णता अथवा निरंतरता का बोध होता है। तभी तो इसे तात्कालिक अथवा अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अभी जो क्रिया हो रही है, जो पूर्ण नहीं हुई है, जो निरंतर चल रही है, इसका बोध कराने वाला क्रिया का रूप तात्कालिक वर्तमान काल है। मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, आप सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप खा रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो देख रहा है, लड़की देख रही है, लड़का देख रहा है, लड़कियां देख रही हैं, लड़के देख रहे हैं। इन सभी क्रियाओं में हम देखते हैं कि देख रहा है, देख रहे हैं, देख रही है, देख रही हैं, जा रहा है, जा रही है। ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ जा धातु के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं आदि जोड़कर इनको तात्कालिक वर्तमान काल रूप में हम बदलते हैं। सामान्य वर्तमान काल में ता है, ते हैं, ती है, ती हैं जोड़ते हैं, और वही तात्कालिक वर्तमान काल में रहा है, रहे हैं, रही है, रही है आदि हम जोड़ते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ आता है, जाता है, देखता है, ಇಲ್ಲಿ आ रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एकवचन, बहुवचन में इनके अनेक रूप बनते हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं आदि। रहा ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯನ್ನ सूचिಸುತ್ತದೆ, अर्थात ये क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है। फिर तीसरा प्रकार है वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का अर्थ है संदेह। क्रिया के वर्तमान काल में होने के संदर्भ में जहां संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान कालದಲ್ಲಿ क्रियೆಯ ಬಗ್ಗೆ संदेह व्यक्तवाದರೆ, वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से इसके होने में संदेह प्रकट हो, क्रिया हो रही है या नहीं, हमें स्पष्ट रूप से मालूम नहीं होता, हमारे मन में संदेह पैदा हो जाता है, तो संदेह है, और इस संदेह को जहां अभिव्यक्ति मिलती है क्रिया के रूप में, तो इस तरह क्रिया के जिस रूप से
अर्थात वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने में संदेह प्रकट किया जाता है और उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाओं के लिए हम उदाहरण देख सकते हैं। राम खाता होगा, लड़की पढ़ती होगी। राम खा रहा होगा, लड़की पढ़ रही होगी। आप सुन रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे। आप देख रहे होंगे, आप अध्ययन कर रहे होंगे। इन सभी क्रियाओं से हमें क्या मालूम पड़ता है? तो हमें क्रिया के होने में संदेह है। ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ, ಸಂದೇಹ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ. आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, आप खा रहे होंगे, आप सो रहे होंगे, आप घूम रहे होंगे। इन सबकी संभावना है। तो ये इन सभी क्रियाओं में जो क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही हैं उनके प्रति संदेह। राम खाता होगा, लड़का खाता होगा, लड़के खाते होंगे, लड़की खाती होगी, लड़कियां खाती होंगी। लड़का पढ़ता होगा, लड़के पढ़ते होंगे, लड़की पढ़ती होगी, लड़कियां पढ़ती होंगी। और इनके साथ साथ लड़का पढ़ रहा होगा, ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ। पढ़ता होगा, पढ़ रहा होगा, खाता होगा, खा रहा होगा, देखता होगा, देख रहा होगा, सुनते होंगे, सुन रहे होंगे, देखते होंगे, देख रहे होंगे। यहाँ देखते होंगे, देख रहे होंगे आदि क्रियाओं से हमें यही मालूम पड़ता है कि ये क्रियाएं जो वर्तमान काल में हो रही हैं, लेकिन ये सचमुच हो रही हैं, इसके प्रति संदेह है। तो यहाँ क्रिया के इस रूप से हमें यही मालूम पड़ता है कि क्रियाओं के होने के प्रति संदेह प्रकट किया जा रहा है, और इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। तो अगली कक्षा में हम भूतकाल का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।